नमस्कार, मैं हरीश सिंह मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोर। इस वीडियो में हम बीए पार्ट तृतीय के सेकंड भाग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध अध्याय में कुछ शीत युद्ध के बारे में, नए शीत युद्ध के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बेसिकली शीत युद्ध 1945 से 1990 तक चला, लेकिन बीच में दोनों महाशक्तियों के बीच में 1962 से लेकर 70 के मध्य दशक तक, या कहें सोवियत हस्तक्षेप अफगानिस्तान में जब होता है उस तक दिदांत काल रहा। लेकिन 70 के दशक में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई जिनसे शीत युद्ध अगले चरण में प्रवेश कर गया। दिदांत काल खत्म होता है और शीत युद्ध नए रूप में दुनिया के सामने खतरा बनकर उभरता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में एक तरह से निलंबित मृत्यु का जो युग है वो पुनः दुनिया के सामने दिखाई देता है। नया शीत युद्ध 1979 से लेकर और 1980 तक 90 तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में छाया रहा। और शीत युद्ध को अलग अलग नाम से विद्वानों ने परिभाषित किया है। कुछ विद्वान इसको नया शीत युद्ध नाम देते हैं, कुछ विद्वान इसको शीत युद्ध की पुनरावृत्ति कहते हैं, या कुछ विद्वान इसको दूसरा शीत युद्ध कहते हैं। लेकिन तीनों ही शब्द किसी नए सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करते, इसलिए ये नवीन शीत युद्ध के नाम से ही ज़्यादा तार्किक है। शीत युद्ध का जो प्रारंभ है वो उस पर सोवियत संघ, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रेजेंस्की ने अपनी पुस्तक पावर एंड प्रिंसिपल्स में कुछ कारण बताए हैं जिनको वो शीत युद्ध के कारणों में व्याख्यायित करते हैं। इनमें कुछ है अफगानिस्तान में सोवियत संघ की भूमिका, सोवियत संघ के विरुद्ध शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए चीन के साथ अमेरिका की रणनीतियाँ, संबंध बनाने के प्रयास और विभिन्न संबंधों को एक दूसरे का जो बीता का विश्वास था, दिदांत का जो काल था, उसको गहरा धक्का लगा। ब्रेजेंस्की कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ के संबंध 1978 में बिगड़ने शुरू हुए, क्योंकि सोवियत संघ द्वारा पहले तो क्यूबा में और इथोपिया में हस्तक्षेप को अमेरिका ने नज़रअंदाज किया, लेकिन इथोपिया में क्यूबा के माध्यम से सैन्य नियंत्रण की तैयारियों को अमेरिका ने अपने प्रभाव विस्तार को कम करने की गतिविधि के रूप में आंकना स्टार्ट किया। इसके लिए अमेरिका ने अपनी सामरिक तैयारियां पुनः शुरू कर दी और अमेरिका में नेतृत्व परिवर्तन होता है। उसके कारण भी नया शीत युद्ध आवश्यक रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक कारक रहा है। हम कुछ कारणों की चर्चा करेंगे जिसमें नया शीत युद्ध का वो पृष्ठभूमि तैयार होती है। उनमें पहला है अमेरिका में नेतृत्व परिवर्तन। चूंकि अमेरिका में रोनाल्ड रीगन वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से आकर राष्ट्रपति पद पर शोभित होते हैं, साथ ही उनके कुछ फैसले सोवियत संघ की रणनीतियों के खिलाफ होते हैं, सोवियत संघ के प्रभाव विस्तार को कम करने वाले साबित होते हैं, जिनमें
रीगन द्वारा संयुक्त राज्य को महाशक्ति के रूप में पुनः स्थापित करने का प्रयास करना, स्टार वार कार्यक्रम की शुरुआत करना, जिसे नक्षत्र युद्ध या भविष्य का युद्ध भी कहा जाता है, उसको हवा देना, उसको अमेरिका की रणनीतियों में प्रमुखता से स्थापित करना, साथ ही निक्सन किसिंजर के सिद्धांत को अस्वीकार करना कि गीता का विकल्प मात्र युद्ध है, इस विचार को उसने अस्वीकार कर दिया। साथ ही गीता पर अधिक बल देने के जो विचार थे, उसके उद्देश्य को इन चीज़ों से गहरा धक्का लगा। दूसरा जो नए शीत युद्ध का कारण है वो सोवियत संघ का अनुत्तरदायी दृष्टिकोण। सोवियत संघ रीगन की दृष्टि में अंगोला, मध्य पूर्व और संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ का व्यवहार संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों और गीता के उद्देश्यों के प्रति गैर जिम्मेदाराना और हानिकारक था। इसलिए दोनों महाशक्तियों में पारस्परिक वैमनस्य का प्रारंभ हुआ। तीसरा कारण, यूएसएसआर के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी जो रणनीतियाँ थी, उसका प्रमुख हिस्सा चीन के साथ अमेरिका द्वारा मित्रता और व्यापार की पीढ़ी बढ़ाना, जिससे कि विचारधारा का जो तत्व है वह अब कम हो जाता है और शुद्ध रूप से अमेरिकी हितों को बढ़ावा देने के लिए और सोवियत संघ के प्रभाव को कम करने के लिए चीन का साथ वो इसीलिए लेते हैं। इसी प्रकार से पूर्वी यूरोप का सामरिकीकरण, यूरोपीय राज्यों को अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक करना, पोलैंड में उदारता को सुदृढ़ करना, ये सब कारण सोवियत प्रभाव को कम करने वाले साबित हुए। इसी प्रकार से निकारागुआ, अल सल्वाडोर और ग्रेनेडा में अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप या बल प्रभाव बनाए रखने के जो सोवियत अमेरिकी प्रयास थे, सोवियत संघ ने उनका कड़ा विरोध किया। इसलिए दोनों महाशक्तियों में एक प्रकार से वैचारिक युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया, क्योंकि सोवियत संघ का आरोप था कि इन राज्यों में अमेरिकी हस्तक्षेप सोवियत जो विचारधारा है, समाजवाद साम्यवाद की जो विचारधारा है, उसको दबाने का एक प्रयास है। नए शीत युद्ध का जो तात्कालिक और ज्वलंत कारण है वो सोवियत सेनाओं का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप है। अफगानिस्तान में वामपंथियों की सत्ता को बनाए रखने के लिए और सोवियत हस्तक्षेप ने गीता को तोड़ने का प्रयास किया और अमेरिका ने इसे खाड़ी क्षेत्र में सोवियत संघ के प्रभाव विस्तार की रणनीति का एक हिस्सा घोषित किया। और इसे रोकने के लिए अमेरिका ने इस चुनौती का सामना करने के लिए अलग अलग तरह की रणनीतियाँ बनाई, जिनसे कि सोवियत संघ का प्रभाव विस्तार हो सके। इसी प्रकार से सोवियत संघ ने भी अमेरिका के प्रभाव विस्तार को रोकने और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अनेक रणनीतियों पर एक साथ काम करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूएसएस प्रभाव को रोकने के लिए, कम करने के लिए अमेरिका ने कौन कौन सी तैयारियां की या कौन कौन सी रणनीतियां रीगन प्रशासन ने अपने निर्णयों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने रखा। उनमें सबसे पहले डियागो गार्सिया में नौसैनिक अड्डे की स्थापना, इसके साथ ही फारस की खाड़ी में अपनी सुरक्षा और प्रतिरक्षा को मजबूत करना और संगठित करने के लिए उसके नौसैनिक अड्डों को मजबूत करना। इसी प्रकार से
पश्चिम एशिया में सोवियत प्रस्ताव जो विस्तार है उसको रोकने के लिए पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट के रूप में यूज करते हुए उसने पाकिस्तान को अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने का फैसला किया, जिसका सोवियत संघ ने तीव्र विरोध किया। और साथ ही इसमें भारत भी अमेरिका की रणनीतियों का विरोध करता है, क्योंकि पाकिस्तान को सशस्त्र करने का जो प्रभाव है वो भारत पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आवश्यक रूप से पड़ता है। फारस की खाड़ी में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती रीगन प्रशासन का एक अन्य निर्णय है, जो सोवियत संघ के फारस की खाड़ी में बढ़ते प्रभाव को रोकने का काम करता है, जो सोवियत संघ की किसी भी अग्रिम कार्रवाई को ध्वस्त करने के लिए तुरंत उसका प्रत्युत्तर देने के लिए इस रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना की गई। एशिया में सोवियत संघ की भूमिका को नियंत्रित करने के लिए वाशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद, टोक्यो सहयोग को सुदृढ़ करना और बढ़ते हुए भारत सोवियत और सोवियत वियतनाम संबंधों तथा मास्को काबुल सहयोग को नियंत्रित करना। स्टार वार प्रोग्राम की घोषणा साल्ट वार्ताओं की विफलता को इंगित करता है, जो कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में विसैन्यीकरण की नीति अपनाई जाती है। हथियारों या अस्त्र नियंत्रण के रूप में जो नीतियाँ वेदांत काल में दोनों महाशक्तियों को निकट ला रही थी, उनको रोकने का निर्णय रीगन प्रशासन ने किया। इसीलिए साल्ट समझौते को लागू नहीं करना, सोवियत संघ के भय के विरुद्ध पश्चिमी यूरोप में जल, थल, वायु में मार करने वाली मिसाइलों की तैनाती करना, शस्त्र दौड़ में विजय प्राप्त करने के लिए उनका अधिक उत्पादन और अधिक निर्यात करना अमेरिकी रणनीति का अन्य हिस्सा था। हिंद महासागर में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को बढ़ावा देना और उनकी गतिविधियों को बढ़ावा देना सोवियत प्रभाव को नियंत्रित करने का एक अमेरिकी प्रयास ही माना जाएगा। इसी प्रकार से 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भाग न लेना ही अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है, जो सोवियत प्रभाव को निष्प्रभावी करने का एक तरीका है। इसी प्रकार से 1978 के काल में ग्रेनिको को अमेरिका द्वारा सुरक्षा का आश्वासन न देना, जिससे संयुक्त राष्ट्र में वो सोवियत संघ भाग न ले सके। ये कुछ मूल गतिविधियां थी जो यूएसएसआर का प्रभाव को कम करती है और अमेरिकी रणनीति का हिस्सा बनती है। इसी प्रकार से विश्व के विभिन्न भागों में सोवियत संघ ने भी अमेरिकी प्रभाव को कम करने के लिए अनेक तरीके अपनाए, जिनमें कुछ है अंगोला में सोवियत संघ द्वारा उत्साहित क्यूबकों की भूमिका को बढ़ावा देना, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप और इससे एशिया के सामरिक क्षेत्र में बने रहने का फैसला सोवियत संघ द्वारा अमेरिका के प्रभाव को कम करने वाली गतिविधि के रूप में या रणनीति के रूप में माना जाता है। इथोपिया में सोवियत संघ द्वारा क्यूबा की भूमिका को प्रोत्साहित करना, क्यूबा में सोवियत ब्रिगेड की उपस्थिति, पूर्वी यूरोप में नई प्रकार की SS-20 मध्यम दूरी की मारक मिसाइलों की स्थापना करना, साथ ही पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ का बढ़ता प्रभाव और मास्को तथा हनोई के बीच बढ़ती मित्रता, अफ्रीका में अपने सैनिक अड्डों को सोवियत संघ द्वारा सुदृढ़ करने का निर्णय भी अमेरिकी प्रभाव को कम करने की सोवियत रणनीति का एक हिस्सा थी। इस प्रकार से हम देखते हैं
कि अमेरिका के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए सोवियत संघ विभिन्न प्रकार की रणनीतियों पर काम करता है। ये सभी नीतियाँ अमेरिका की नज़र में भयानक थी, क्योंकि ये सभी विश्व राजनीति में अमेरिकी हितों को साधारणतः एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में गंभीर रूप से चुनौती थी। इसीलिए अमेरिकी ये मानते थे कि एशिया में सोवियत संघ की नीतियां संयुक्त राज्य के विरोध में है और संयुक्त राज्य के जो समूह के देश हैं उनको एकजुट रूप से उनका विरोध करना चाहिए। इस प्रकार से नया शीत युद्ध आरंभ होता है, लेकिन 1945 से लेकर 1962 तक के दशक का जो समय है, 62 तक जो शीत युद्ध चलता है, उस शीत युद्ध में और 79 से 1990 तक जो शीत युद्ध चलता है उनमें उसकी नेचर में बेसिकली डिफरेंस है। पहला अंतर है कि दूसरा या नवीन शीत युद्ध विचारधारा रहित शीत युद्ध था। इसमें विचारधारा का कोई रोल नहीं था, इस रूप में नहीं था कि साम्यवादी गुट का चीन अमेरिका के साथ था, तो विचारधारा का लड़ाई यहाँ पर कमजोर पड़ती है। दूसरा, विश्व में अब बिल्कुल जो अभाव है या युद्ध का अभाव है न के बराबर था, बल्कि विश्व के विभिन्न क्षेत्र है वो समस्याग्रस्त थे और उनमें महाशक्तियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति अपनी दर्ज कराती है। नए शीत युद्ध का प्रमुख केंद्र एशिया था, न कि यूरोप, जबकि पुराने शीत युद्ध का केंद्र यूरोप था। नया शीत युद्ध पुराने शीत युद्ध से भी भयंकर था, क्योंकि सोवियत संघ में खूनी संघर्ष और अल साल्वाडोर, ग्रेनेडा, इथोपिया इत्यादि में महाशक्तियों की उपस्थिति, वियतनाम का संघर्ष जिस प्रकार से खूनी संघर्ष था, उन सब रणनीतियों को मिलाकर ये अधिक खूनी, हिंसा और भय के वातावरण को क्रिएट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में करता है। महाशक्तियाँ पुराने शीत युद्ध में अपने प्रभाव को बनाए रखना के लिए अपने गुटों में अधिक से अधिक संख्या वृद्धि पर बल देती है, लेकिन नए शीत युद्ध में महाशक्तियाँ एक दूसरे के प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव को कम करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ रणनीतियाँ अपनाती है। पुराने शीत युद्ध के तंग ध्रुवीकरण से, यानी टाइट जो डिपोलराइजेशन है, उससे हटकर तो नया शीत युद्ध है वो बहुकेंद्रवाद पर आधारित है। अब नई शक्ति के केंद्र भी विश्व में उभर कर सामने आते हैं, जिनमें भारत है, चीन है, अफ्रीका है, जापान है, जर्मनी है, इत्यादि इत्यादि। बड़ी परमाणु शक्ति के रूप में चीन और फ्रांस ने उभर कर शीत युद्ध को एक नया आयाम दिया, जो पुराने शीत युद्ध में ये दोनों की उपस्थिति लगभग नगण्य थी। इसी प्रकार से नए शीत युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भाग लेने वाली देशों की संख्या में वृद्धि ने निश्चय ही नए शीत युद्ध की नीतियों को पुराने शीत युद्ध से बिल्कुल अलग कर दिया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नया शीत युद्ध पुराने शीत युद्ध से कई मायनों में भिन्न था, और लेकिन पुराने शीत युद्ध से कहीं अधिक भयानक था। लेकिन इसमें जो समानताएं थी कि दोनों महाशक्तियों के मध्य लड़े गए जो युद्ध थे
वो नवीन शीत युद्ध और पुराना शीत युद्ध दोनों समान थे। दोनों में दोनों महाशक्तियाँ विद्यमान थी। दोनों युद्ध अप्रत्यक्ष युद्ध थे और दोनों में लक्षणगत समानताएं देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नए शीत युद्ध के जो छठा चरण है वो इसी प्रकार का है कि नवीन शीत युद्ध दोनों महाशक्तियों के बीच में लड़ा जाता है और रणनीतियाँ भी पुराने प्रभाव विस्तार की, लेकिन ये विनाश की दृष्टि से अधिक भयानक था। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध को निलंबित मृत्यु का युग कहा। धन्यवाद।